तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी मीडिया के अंदर से, जिस जगह हम लोग काम करते हैं उसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, कैसे मीडिया में काम होता है, क्या कुछ होता है। हालांकि एक अफसोस की बात यह है कि इधर कुछ वक्त से मीडिया को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, मीडिया पे बहुत सारी उंगलियां भी उठ रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, मुझे लगता है, जिसकी जिम्मेदार खुद मीडिया भी है। जिस तरीके से लोगों का एक भरोसा होता है, वो भरोसा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब इसकी बहुत सारी वजह हैं, मुझे लगता है कि उन वजहों में मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है मीडिया को लेकर, एक कहानी के ज़रिए आपको बताता हूं कि अगर एक खबर, एक परसेप्शन, एक फैक्ट्स अगर गलत होता है या गलत दिखाया जाता है तो उसका कितना असर पड़ता है, उसके क्या क्या नतीजे होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की है जिसने एक स्कूल टीचर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लगभग उसकी जान जा चुकी थी। तो किस्मत अच्छी थी, वो बच गई, लेकिन जो ज़ख्म उसे मिले, जो बेइज्जती मिली, वो जब तक वो ज़िंदा है शायद ही कभी भुला पाएगी। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक खबर को लेकर, एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर। 2000 के बाद से इंडिया में न्यूज़ चैनल की एक तरह से बाढ़ आई। उससे पहले इतना सारा नहीं था। 2000 के बाद बहुत सारे न्यूज़ चैनल आए। इस वक्त तो करीब न्यूज़ चैनल की तादाद 500 के आसपास है, रीजनल और नेशनल को आप मिला दें तो जब भी कोई न्यूज़ चैनल लॉन्च होता है या नया आता है तो आपको कंपटीशन में खड़ा होने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, और इस अलग के चक्कर में कई बार बहुत सारी गड़बड़ी होती है। 2000 के आसपास स्टिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, एक शुरुआत थी। तब उस तरह के हिडन कैमरे भी नहीं आया करते थे, बहुत सारी चीज़ें जो अब हैं। लेकिन उस वक्त कुछ बड़े स्टिंग ऑपरेशन भी हुए। हमारे आज तक में एक टीम थी हमारी, दीपक शर्मा, हमारे सीनियर कोलीग, मैं उन्हें हाजी जी कहकर बुलाता हूँ। बड़े अच्छे इंसान, बहुत अच्छा लिखते हैं, खबरों पे बड़ी अच्छी पकड़ है उनकी। तो वो स्टिंग ऑपरेशन के माहिर थे और उन्हीं की अगुवाई में एक आज तक की टीम बनी थी और उन्होंने बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए, स्पोर्ट्स पे किए और बाकी अलग अलग अंडरवर्ल्ड पे किए। बहुत सारे, मतलब वाकई लाजवाब स्टिंग ऑपरेशन थे। एक हमारे पुराने साथी थे रवि शर्मा, उन्होंने तिहाड़ जेल में स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला यूएस में। और उसी तरीके से एक धीरेन्द्र पुंडीर थे हमारे साथ, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। एक घूस महल, सरकारी अफसर कैसे घूस लेते हैं। तो इवन पार्लियामेंट के एमपी के भी छुपे कैमरे से स्टिंग किया गया था। कैसे सवाल बिकते हैं, जवाब बिकते हैं, हमारे मुल्क के आली जनाब बिकते हैं, कि एमपी जो है क्वेश्चन आवर में कैसे पैसे लेके सवाल पूछते हैं, वो ऑपरेशन भी हुआ था आज तक पे। तो ऐसे कुछ अच्छे ऑपरेशन हुए, स्टिंग ऑपरेशन। लेकिन फिर स्टिंग ऑपरेशन का थोड़ा सा दायरा बिखरता गया और स्टिंग ऑपरेशन जैसे होनी चाहिए नहीं हुई। इसको लेकर ये जो कहानी आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये एक नज़ीर बनी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए एक ज़रूरी है कि आप जब फील्ड में जाएं तो आपको कोई पहचाने नहीं, वरना आप पकड़े जाएंगे। क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन ज़्यादातर करने वाले लोग वो अलग अलग, मतलब भेस तो नहीं कहेंगे, अलग अलग नाम से या अलग अलग पहचान से वहाँ पहुँचते हैं और फिर ख़बरें निकालते हैं। तो एक टीवी पे आने वाला चेहरा वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर सकता है। जैसे मैं चूँकि लगातार एंकरिंग भी करता हूँ, टीवी पे आता हूँ, दिखता हूँ, तो मैं स्टिंग ऑपरेशन करने जाऊँगा तो शायद सबसे पहले पिट जाऊँगा। तो वो कभी किया नहीं, कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी टीम थी हमारे पास, दीपक शर्मा जैसे होनहार हमारे कोलीग, जिन्होंने बड़े अच्छी स्टिंग ऑपरेशन एक से एक की थी। आज की स्टिंग ऑपरेशन की जो कहानी है, हुआ ये कि एक चैनल आया था उस वक्त, लाइव इंडिया। पहले उसका कुछ और नाम था, लेकिन उसको नए सिरे से लॉन्च किया गया। 30 अगस्त 2007, 30 अगस्त 2007 को पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक सर्वोदय कन्या विद्यालय सरकारी स्कूल है, दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। इस स्कूल से रिलेटेड एक स्टिंग ऑपरेशन लाइव इंडिया पे चलाई जाती है और जो स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया वो करीब दोपहर का वक्त था। 30 अगस्त की बात है, 2007।
स्टिंग ऑपरेशन में ये दिखाया गया कि इस स्कूल की एक टीचर जो मैथ पढ़ाती हैं, जिनका नाम उमा खुराना है, वो स्कूल की बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेलती हैं। जो नहीं मानती हैं उनकी फिल्में बनाती हैं और फिर ब्लैकमेल करती हैं। पूरे स्टिंग ऑपरेशन में फिर ये दिखाया गया कि एक ख़ास जगह पर उमा खुराना एक लड़की के साथ बैठी हुई हैं या बात कर रही हैं और किसी एक कस्टमर का इंतज़ार हो रहा है, और उस स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए साबित कर दिया गया कि उमा खुराना स्कूल की टीचर होने के बावजूद प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में है और स्कूल की लड़कियों को इस धंधे में उतारती है। ये पूरा लबोलवाब था इस स्टिंग ऑपरेशन का। इसके बाद इस स्टिंग ऑपरेशन में एक लड़की को दिखाया जाता है हिडन कैमरे में, और वो लड़की कहती है कि मैं इसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और इस धंधे में मुझे मेरी टीचर उमा खुराना ने घसीटा है और मैं प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में हूँ, और ये जो मेरी मैथ की टीचर हैं इन्होंने किया, और स्कूल की ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस धंधे में हैं और जिनको इस उमा खुराना ने इस धंधे में उतारा है। अपने आप में ये खबर मतलब बेहद भयानक है, इसलिए कि स्कूल में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके पेरेंट्स के बारे में आप सोचना शुरू कीजिए। स्कूल का नाम डिस्क्लोज़ हो गया, स्कूल की टीचर का नाम हो गया, और एक स्टिंग ऑपरेशन में लड़की है जो खुद को उस स्कूल का स्टूडेंट बता रही है और कह रही है कि मुझे इस धंधे में मेरी टीचर ने उतारा है और मैं प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में हूँ। और फिर एक जगह पे एक कार में एक कस्टमर के साथ उसे दिखाया जाता है और उस जगह पे उमा खुराना भी खड़ी है। तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली का इलाका है, दिल्ली गेट से बेहद नज़दीक है और यहाँ से डीसीपी ऑफिस की दूरी भी मुश्किल से 1 किलोमीटर की होगी। ये स्टिंग ऑपरेशन लाइव इंडिया चैनल पर चलता है और चलते ही थोड़ी देर के बाद कोहराम मच जाता है। इस सर्वोदय कन्या विद्यालय में जो ज़्यादातर बच्चियां पढ़ती हैं वो उसी पुरानी दिल्ली से आती हैं, आसपास से। और पुरानी दिल्ली में जो लड़कियां पढ़ती हैं, जब उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को ये न्यूज़ पता चली तो सभी सदमे में आ गए। और ये सदमा उनका जायज़ भी था और गुस्सा भी जायज़ था कि जिस स्कूल में वो अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजते हैं, अच्छा ये लड़कियों के ही, क्योंकि कन्या विद्यालय थी, सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी, वहाँ पे उन लड़कियों से अगर कोई इस तरह का धंधा कराए तो किसी भी पेरेंट्स के लिए मतलब उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। तो जैसे ही ये खबर आई, आग की तरह खबर फैली, लोग भयानक गुस्से में हुए और जितने पेरेंट्स थे वो अपने अपने घरों से निकले। ये 30 अगस्त 2007 की ही बात है और उस वक्त तक स्कूल की शायद छुट्टी नहीं हुई थी। एक तो ये जो स्टिंग चला वो स्कूल जब चल रहा है उस वक्त चला, अगर शायद शाम या रात को चलते स्कूल बंद होता, बहुत सारी चीज़ें बच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्कूल जारी है और स्टिंग ऑपरेशन चल गया, खबर पुरानी दिल्ली में पहुंच गई। माँ बाप और भाई बहन जितने भी रिश्तेदार हैं वो धीरे धीरे करके स्कूल के बाहर जमा हो गए, नारे लगने लगे और सभी की एक मांग थी कि जो टीचर हैं उमा खुराना उनके हवाले किया जाए। लोगों में भयानक गुस्सा था। इस बीच में वहाँ पे पुलिस भी आई, लोगों को समझा रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। और बदकिस्मती से फिर उमा खुराना उनके हाथ लग जाती हैं। तुर्कमान गेट पर 30 अगस्त 2007 की उस शाम को उमा खुराना के साथ जो कुछ होता है वो किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदा कर दे। उमा खुराना के साथ मारपीट की जाती है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और बस एक तरह से लिंचिंग होनी बाकी थी और शायद वो भी हो जाता। उमा खुराना उस वक्त उसी स्कूल के गेट के बाहर शायद दम तोड़ देती, जिस तरीके से लोग गुस्से में थे, और लगभग उनको मार दिया जाना था। लेकिन कुछ पुलिस वालों ने हिम्मत दिखाई और कुछ पुरानी दिल्ली के लोगों ने भी हिम्मत दिखाई जो गुस्से में थे, लेकिन उनका ये था कि कानून को अपना काम करने दो। और इन लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल से उमा खुराना को भीड़ के उस चंगुल से बचाया गया और उसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है। स्टिंग ऑपरेशन चल चुका था, लोगों में गुस्सा था, दिल्ली सरकार का ये स्कूल है। अगले दिन होते होते एक तो उस दिन ले गई और दिल्ली पुलिस ने उमा खुराना को गिरफ्तार कर लिया अलग अलग सेक्शन में। उसमें प्रोस्टिट्यूशन का, बच्चों के साथ प्रोस्टिट्यूशन के उनके धंधे में धकेलने का, तो अरेस्ट कर लिया उमा खुराना को। अगले दिन दिल्ली सरकार ने चैनल से वीडियो फुटेज मंगाए और उसमें उमा खुराना को स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने पहचाना, आवाज़ भी पहचानी। तो दिल्ली सरकार को लगा कि ये वही हैं स्टिंग ऑपरेशन में, तो ये सच है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने उमा खुराना को नौकरी से सस्पेंड कर दिया और उनकी नौकरी ले ली।
अब उमा खुराना पुलिस कस्टडी में है। इसके बाद अदालत में पेश किया गया और उनको जेल भेज दिया गया और वो तिहाड़ जेल पहुंच जाती है। कहते हैं कि अगले 3 दिन तक तिहाड़ जेल में उमा खुराना सिर्फ रोती रही। जेल ऑफिशियल को देखकर भी उनको बड़ी हमदर्दी आई और वो एक ही चीज़ कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया, और लगातार रो रही है वो 3 दिन। तो जब वो चुप नहीं हुई तो जेल ऑफिशियल ने कुछ 2 ऐसी महिला बंदियों को, जिनका बड़ा अच्छा चाल चलन था, जेल के अंदर शरीफ थी, उनको उनके सेल में भेजा गया कि आप इनके साथ रहो और इसको दिलासा दो। उन 2 महिला बंदियों ने उमा खुराना को जितनी भी तसल्ली दे सकती थी दी, लेकिन फिर भी उमा खुराना करीब 7 दिन तक तिहाड़ जेल में रही। 7 दिन के बाद उनको जमानत मिली और वो बाहर आई। इधर पूरे स्कूल के लेकर अभिभावकों में गुस्सा, पेरेंट्स के मन में अलग अलग ख्याल, पता नहीं हमारी बच्ची के साथ भी उमा खुराना ने ऐसा किया नहीं किया, और ये बड़ा लाजमी और जायज़ भी था, एक चिंता होना किसी भी माँ बाप का। इस दौरान में पुलिस अपनी जांच करती रही और तभी अभी जो इंग्लिश क्राइम तक चैनल शुरू हुआ, आपने सुना होगा, एक मेरे कोलीग हैं अभिषेक भल्ला, उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में हुआ करते थे। अभिषेक भल्ला नए दिल्ली में क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत, होनहार, तेज़ तर्रार। दिल्ली पुलिस से एक स्कूप मिलती है, खबर मिलती है, और वो खबर हिंदुस्तान टाइम्स में अभिषेक भल्ला छापता है, और उस खबर के छपने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट खुद सू मोटो लेती है और इसके बाद ये केस कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के सच को बेनकाब करने के पीछे अभिषेक भल्ला का भी था, जिसके लिए वाकई वो बधाई के पात्र है। क्राइम तक इंग्लिश में उन्होंने कहानी सुनाई, आप ज़रूर सुनिएगा। तो 7 दिन तक तिहाड़ जेल में, उसके बाद जमानत पे बाहर। इधर दिल्ली पुलिस अपनी जांच आगे करती है। अब इसमें सबसे बड़ा ये था कि वो लड़की जिसने स्टिंग ऑपरेशन में कहा था कि मुझे इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उमा खुराना ने धकेला है और मैं इसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, उस लड़की को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि वो लड़की सबसे अहम विटनेस थी इस पूरे केस की। पुलिस पीछे लग जाती है। इस दौरान चैनल से सारे रॉ फुटेज और ये सारी चीज़ें मंगा ली जाती हैं। आखिर कोशिश कामयाब होती है। वो लड़की, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, वो पुलिस को मिल जाती है। अब पुलिस के हिसाब से सारा केस लगभग सॉल्व हो जाता है। पुलिस उसको लाती है, बुलाती है, पूछताछ करती है, लेकिन जब उस लड़की से पूछताछ होती है तो पूरी कहानी पलट जाती है। उस लड़की ने जो कहानी सुनाई, वो कहानी ये थी कि वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, न्यूज़ चैनल में काम करना चाहती थी, और अपना उसका एक ड्रीम था न्यूज़ चैनल में एक अच्छा रिपोर्टर बनना, और वो बहुत आगे जाना चाहती थी। लेकिन उसने काफ़ी कोशिश की, कई न्यूज़ चैनल में गई, कई न्यूज़पेपर में गई, धक्के खाए, बट उसे काम नहीं मिला, और उसे लगा कि उसका सपना अब बिखरता जा रहा है। इसी दौरान लाइव इंडिया में काम करने वाले एक रिपोर्टर प्रकाश सिंह, जिनका नाम, वो उनके संपर्क में आई। लाइव इंडिया के रिपोर्टर प्रकाश सिंह ने उस लड़की से कहा कि तुम्हें रिपोर्टर का काम मिलेगा, तुम आगे जाओगी, तुम मेरे एक स्टिंग ऑपरेशन में मेरा साथ दो एज ए इंटर्न। लड़की को और क्या चाहिए था, उसे लगा कि चलो एक चैनल में इसी तरह एंट्री मिलेगी। इसके बाद यहाँ से कहानी और उसकी पूरी साजिश आगे बढ़ती है। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक कहानी ये थी कि वीरेंद्र कपूर नाम का एक शख्स था, जिसका उमा खुराना के हस्बैंड बिजनेसमैन है, पैसे का लेन देन था, और इधर प्रकाश सिंह का भी उस वीरेंद्र कपूर से एक रिश्ता था। वीरेंद्र कपूर को पैसे के लेन देन और झगड़े के चक्कर में उमा खुराना से बदला लेना था, तो उन्होंने एक साजिश रची। रिपोर्टर प्रकाश सिंह को अपने साथ मिलाया और कहा कि एक स्टिंग ऑपरेशन कर दो उमा खुराना का, ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिससे ये बदनाम भी हो जाए और हो सकता है ये मर भी जाए। तो तैयारी ये हुई कि किसी एक लड़की को तैयार किया जाए और उस लड़की के ज़रिए ये बताया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए कि उमा खुराना जो स्कूल में मैथ की टीचर हैं, वो दरअसल बच्चियों से प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कराती हैं। अब इसको इस्टेब्लिश कैसे करना है? तैयारी ये हुई कि उमा खुराना को पहले से फिक्स एक ख़ास जगह पे बुलाया जाएगा, वहाँ हिडन कैमरा होगा, और वो लड़की जो एक रिपोर्टर बनना चाहती थी वो वहाँ मौजूद होगी और उमा खुराना से बात करेगी।
और उसी दौरान में एक कोई कस्टमर होगा जो प्लान किया जाएगा। सब कुछ तय हिसाब से उमा खुराना पहुंचती हैं, उस लड़की से बात करती हैं। फिल्म में यह दिखाया गया पूरी तरह से कि वो उमा खुराना वहाँ पे असल में उस लड़की को, एक क्लाइंट को सप्लाई करने आई हैं। तो उमा खुराना को ये सब चीज़ें पता नहीं थी। वो सब कुछ मिलने आई, बात की और वहाँ से निकल गई। लेकिन पूरी फिल्म इस तरीके से पेश किया गया कि एक दिल्ली सरकार के एक स्कूल, उस स्कूल की एक टीचर और उस स्कूल की लड़कियों के साथ वेश्यावृत्ति का धंधा कराती है, और ये रहा सबूत। और वो जो होने वाली रिपोर्टर थी फ्यूचर की, उसने ये बाइट दी, उसने हिडन कैमरे पे कहा ऐसा कि जैसे स्टिंग हो रहा है कि मैं इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मुझे उमा खुराना ने इस धंधे में लाया। जब ये कहानी पता चली तो पूरी कहानी उस लड़की ने जो कही वो ये कि ना तो मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ और ना ही मैं इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं तो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी और मुझे ये कहा गया और मैंने ये स्टिंग किया। वो लड़की बाद में गवाह बन गई और इसी के बाद प्रकाश सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और वीरेंद्र कपूर को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें भी जेल भेजा गया। उस वक्त लाइव इंडिया चैनल के जो हेड थे वो सुधीर चौधरी थे, जो अब जी न्यूज़ में हैं। और सुधीर चौधरी का एक बयान आया था उस वक्त कि मेरे रिपोर्टर जो एक्चुअली जिन्होंने ये किया वो क्रिमिनल है, और उन्होंने सफाई दी थी कि इस स्टिंग को चलाने के पीछे असल में ये था कि हम खुद धोखे में थे, रिपोर्टर ने हमें बताया नहीं था कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है। इसको लेके बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस वक्त। लेकिन उमा खुराना की ये सच्चाई जब सामने आई तो दिल्ली पुलिस ने फिर चार्जशीट दाखिल की अदालत में और कहा कि असली कहानी ये है, उमा खुराना के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम लगाए गए वो सारे बकवास हैं, झूठ है, प्लांटेड है। ये एक झूठा स्टिंग और फेक स्टिंग ऑपरेशन था, जिसको उस वक्त कई अखबारों ने स्टिंग ऑपरेशन का भी नाम दिया था। तो फिर दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को ध्यान में रखते हुए उमा खुराना को बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद बाहर आने के बाद उमा खुराना ने उस चैनल के खिलाफ डिफेमेशन का केस डाला। फिर 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इसको सुमोटो लिया और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो उमा खुराना की नौकरी को बहाल करे। 2008 में ही दिल्ली सरकार ने उमा खुराना के सस्पेंशन, जो उनको नौकरी से बर्खास्त किया था, वो वापस लिया, उन्हें दोबारा टीचर की नौकरी दी। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद जब वो दोबारा बहाल हो गए, उसके करीब 8 महीने बाद उमा खुराना ने दिल्ली की अदालत में एक याचिका दाखिल की और कहा कि वो जो डिफेमेशन का केस था सरकार के जो चैनल के ख़िलाफ़, वो वापस लेती हैं, क्योंकि अदालत के बाहर उनका समझौता हो गया। तो इस चैनल लाइव इंडिया के जो एडिटर और बाकी लोग और जो अक्यूज़्ड, इनके साथ कोई समझौता हुआ, जिसके बाद इस केस को वापस ले लिया गया। लेकिन इस केस के ज़रिए उस वक्त पहली बार लोगों के मन में एक सवाल आया और कोर्ट में भी आया, और कोर्ट ने फिर ये कहा कि स्टिंग ऑपरेशन बड़ी नाजुक चीज़ है, इससे एक शख्स की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जैसा उमा खुराना के साथ हुआ, वो तो नसीब वाली थी कि उनकी ज़िंदगी बच गई, वरना उस दिन वाकई लिंचिंग हो जाती और शायद वो ज़िंदा भी ना होती। लेकिन कुछ पुलिस वाले और कुछ आम लोगों की हिम्मत की वजह से भीड़ से उनको निकाल कर ले जाया गया। लेकिन जिस तरह उनके कपड़े फाड़े, उन्हें नंगा किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उसके बाद 7 दिन तक बेकसूर होते हुए तिहाड़ में रहना पड़ा एक टीचर, एक महिला टीचर को, जिसने कुछ नहीं किया। तो आप उसकी मनोदशा को समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। बल्कि मुझे लगता है कि शायद आज 13 साल बीत गए, लेकिन वो 30 अगस्त 2007 की वो शाम, वो दोपहर शायद ही उमा खुराना कभी ज़िंदगी में भूला पाएँ। क्योंकि सिर्फ यहीं तक नहीं था, बल्कि उनके पड़ोस, उनके जानने वाले, उनके कलीग, सभी उन्हें शक और गंदी नज़रों से फिर देखती थी कि यार ये टीचर है और ये इस तरह के धंधे में है, अपने ही स्टूडेंट्स को, अपने ही बच्चों को इस तरीके के धंधे में उतारती है। आप सोचिए इस तरह के इल्ज़ाम किसी इंसान के लिए कितनी तक जानलेवा साबित हो सकती है। अदालत ने इन चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लिया और उसके बाद ही यह तय हुआ था कि स्टिंग का कोई पैमाना होना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ वही होना चाहिए जिससे सोसाइटी का भला हो। किसी एक इंडिविजुअल को बदनाम करने, किसी एक इंडिविजुअल के वो बेडरूम में क्या कर रहा है, या वो होटल में क्या कर रहा है, या वो किसके साथ क्या कर रहा है, इससे समाज और बाकी लोगों का और देश का कोई मतलब नहीं है। तो स्टिंग ऑपरेशन वो हो जिससे एक सोसाइटी का, एक समाज का, आम लोगों का भला हो, तो उसी हिसाब से स्टिंग करना चाहिए।
न कि व्यक्तिगत किसी को बदनाम करने और किसी को नीचा दिखाने या किसी को ऊंचा दिखाने के लिए स्टिंग होना चाहिए। उसके बाद फिर INB मिनिस्ट्री ने भी इसे बड़ी सख्ती से लिया था, और जब कोर्ट का ऑर्डर आया और उमा खुराना को बरी कर दिया गया बाइज्जत, तब फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक आदेश पास करने के बाद 30 दिन के लिए लाइव इंडिया को ऑफ एयर कर दिया था। मतलब किसी भी चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी केबल पे वो चैनल नहीं आएगा। तो ये सज़ा मिली थी चैनल को 30 दिन के लिए, और 30 दिन के लिए वो ब्लैकआउट किया गया था, उस चैनल को बंद कर दिया गया था। आज भी जब स्टिंग या मीडिया या खबरें की बात होती हैं तो ये वाली 2007 30 अगस्त की कहानी ज़रूर सामने आती है, जिसको लेके लगभग दंगे का माहौल हो गया था। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को भी उस दिन डैमेज किया गया था, बसों में आग लगा दी गई थी, टीचर उमा खुराना को तो मारा पीटा गया ही था, पब्लिक अपना गुस्सा वहाँ उतार रही थी। और किस चीज़ पर? एक झूठी खबर पर, एक झूठे स्टिंग पर। इसीलिए कहते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि एक झूठी खबर मीडिया के ज़रिए बहुत सारी ज़िंदगियों पे असर डालती है, और इसीलिए हर खबर की एक अहमियत होती है। कई बार उसे देखकर, परखकर, समझकर तब उन खबरों को दिखाना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से चैनल की बाढ़ आई, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे पहले सबसे आगे रहने की होड़ में अक्सर ये गलतियाँ होती हैं। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग के अपने करियर में मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया अलग अलग। एक जैसे कनॉट प्लेस में ब्लास्ट हुआ था, ये शायद ये मामला था जब बाटला हाउस एनकाउंटर से ठीक पहले। तो मैं लाइव पे था और अचानक देखा कि एक बच्चा जो है वो दौड़ रहा है, और कुछ पुलिस वाले पीछे दौड़ रहे हैं और बाकी दौड़ रहे हैं। मैं लाइव पे था और कहीं से मुझे आवाज़ आई कि एक ये बच्चा, क्या मतलब थोड़ा सा हाइट पे बड़ा था, तो उस वक्त एक बड़ी तेज़ी से र्यूमर उड़ा था कि कोई ह्यूमन बॉम्ब घुस आया जो अपने आप को ब्लास्ट करके यहाँ पे नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो उस लाइव के दौरान वो जब दौड़ रहा था तो उसके आगे पेट बाहर निकला हुआ था और कुछ ऐसा लग रहा था बेल्ट या क्या कुछ बंधा हुआ है। तो एक तरफ से शोर की आवाज़ सुनाई दी कि ये ह्यूमन बॉम्ब है, ह्यूमन बॉम्ब है। मैं लाइव पे था, तब तक मैं पलटा और मैंने भी कहा कि इस वक्त शायद यहाँ पे एक हंगामा है, अफरा तफरी का माहौल है, किसी ह्यूमन बॉम्ब की खबर है और वो ह्यूमन भाग रहा है। मुझे उस वक्त ये नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि पैनिक फैलाना हमारा काम नहीं, लेकिन मेरे मुंह से ये सारी चीज़ें निकली थी। मुझे एहसास है, हालांकि इस बात को पुराना काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन तजुर्बे से आदमी सीखता है। थोड़ी देर के बाद पता चला कि असल में बच्चा वो ह्यूमन बॉम्ब नहीं था, बल्कि वो वहीं कनॉट प्लेस में गुब्बारा बेचने वाला बच्चा था। जब ये सारी चीज़ें हुई, पुलिस आई, धमाका हुआ, तो उसने अपने सारे गुब्बारे समेटे और कुछ उसने अपने जैकेट के अंदर डाल लिया था, जिससे उसको कई लोगों को गलतफहमी हुई, क्योंकि ये था कि एक ह्यूमन बॉम्ब भी है, कि ये बेल्ट बांधे हुआ है, बेल्ट, और उसमें शायद ब्लास्ट है और ये फट जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको कैसे संभल कर बोलना है, क्या बोलना है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। आदमी वक्त से सीखता है, हालात से सीखता है, तजुर्बे से सीखता है। पर ये मुझे हमेशा अपनी गलती याद रहती है उस वक्त, क्योंकि जब ये लाइव ख़त्म हुआ और पता चला कि वो गुब्बारे वाला था, तो मेरे ऑफिस से मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया था और ये कहा था कि ऐसे सिचुएशन में कब कैसे क्या बोलना है, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो गलतियाँ होती हैं, लेकिन जानबूझ कर की गई गलतियाँ कभी माफ़ी के लायक नहीं हैं। जैसे ये जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन था, ये एक प्लान था। अब इसमें सिर्फ रिपोर्टर तक इन्वॉल्वमेंट थी, तो चैनल को उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन फिर स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक ज़रूरी है कि आपके बॉसेस जो हैं, एडिटोरियल टीम है, वो उसको एक एक चीज़ परखे। जैसे आजकल है कि आप जो शूट करके लाते हैं तो आप पूरा रॉ फुटेज रखते हैं, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ कहने का उसका मतलब कुछ है, आप दिखा कुछ रहे हैं, आप सुना कुछ रहे हैं, आप बता कुछ रहे हैं। रॉ फुटेज में जो आप कह रहे हैं, जो वो कह रहा है, वो सब कुछ एक साथ होना चाहिए, ताकि मैनिपुलेशन या फिर उसमें मिक्सिंग या फिर छेड़छाड़ की गुंजाइश ना हो। तो ये थी आज की कहानी, उस स्टिंग ऑपरेशन की कहानी जो आज भी मीडिया पे एक धब्बा है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।